नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ये जो इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, पूरे उसके विषय की पार्ट 2B की, ये इंडियन इकोनॉमी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, उसके तहत आज ये हमारा 18th लेक्चर है, 18th क्लास है। अभी तक हमने जिसमें ऊपर के जो भी पढ़े हैं टॉपिक्स, वो आपको पिछले लेक्चर्स में पूरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, और जो डेली प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हमने चालू किया था क्लास, वो थी आपकी सब्सिडी, अनुदान, ग्रांट्स जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, इसके तहत हमने उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसका वितरण किस प्रकार से, वितरण का पैटर्न क्या है, वो उसके प्रकार क्या हैं, इन चीज़ों को हमने समझा था। जिसमें हम प्रकारों में सामान्य तौर पर जो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिसको बोला जाता है, उसको हमने समझा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक में। आज का आपका अगला टॉपिक है कृषि सब्सिडी। पर्टिकुलरली हमको आज सिर्फ क्या देखना है, कृषि सब्सिडी देखना है। पर उसके पहले हमने आपको जो कल प्रश्न दिया था उसको देखेंगे। कल का जो आपका प्रश्न था कि कृषि विकास में आईसीटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, मतलब कृषि के विकास में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है, इस चीज़ को हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है। देखो, एक ये क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है मतलब कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सब को आप यहाँ पर क्या है बता सकते हैं। इसको बताने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला एक तरीका जो यहाँ अपनाया गया है कि डायरेक्ट आप योजनाओं के नाम लिख दीजिए और उस तरीके से बता दीजिए, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेक्टोरियल डिवाइड कर लीजिए। सेक्टोरियल डिवाइड कर लीजिए मतलब सेक्टर में, जैसे बीज के क्षेत्र में सरकार कैसे काम कर रही है, उसके सिंचाई के क्षेत्र में सरकार, उर्वरक के क्षेत्र में सरकार कैसे कर रही है, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम कर रही है। ठीक है, इन सब सेक्टर्स में के हिसाब से डिवाइड करके उस सेक्टर में चल रही आईसीटी संबंधी क्या है योगदान को बताया जा सकता है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे कवर किया पहले टाइप के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम रहता है, 50 से 60 शब्द में ही लिखना होता है। तो इसमें एक तरीका पहला आ जाता है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र का जो कॉन्सेप्ट आया, कब आया था, 1974 में आया था। इसके तहत क्या किया जाता है कि कृषि क्षेत्र में जो भी समस्याएं विद्यमान है अलग अलग स्तर पर, ठीक है, चाहे बीज हो, उर्वरक हो, मृदा हो, इन सब चीज़ों को क्या है, बुआई हो, रोपण हो, है ना, इन सब क्षेत्र में जो समस्याएं विद्यमान है उनका क्या किया जाता है, यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो आईसीटी के तहत प्रयोग हुआ सरकार के द्वारा, वो है ई नाम। अब ई नाम से कैसे हो रहा है, ई नाम के माध्यम से क्या किया जा रहा है, आईसीटी किस में योगदान दे रहा है आपका, कृषि मतलब फसलों के या कृषिगत उपज के क्या है, उपार्जन में, किस चीज़ में, उपार्जन में, और उसके क्या है संग्रहण और वितरण में क्या है योगदान दे रहा है। ठीक है, कि कैसे उस चीज़ को, जो एपीएमसी मंडियाँ होती हैं, सहकारी मंडियाँ होती हैं, उनको एकीकृत किया गया, किसके माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, तीसरा किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर क्या है कि फ़ोन कॉल के तहत 2004 से योजना चालू हुई थी। इसमें क्या है, फ़ोन कॉल के तहत किसानों को, किसान भाइयों को क्या है, यहाँ पे जो भी उनकी समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। आपका जो सर्विस सेंटर होता है, कॉल सेंटर जो होते हैं, सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट में ये काम करता है। फिर है एक डीडी किसान। डीडी किसान क्या है, तो ये 2015 में ये योजना चालू की गई थी। इसके तहत क्या है, जैसे दूरदर्शन के जितने सारे चैनल है, उन्हीं चैनलों के तहत ये चैनल चालू किया गया एक, जिसमें स्पेसिफिक कृषि से संबंधित क्या है चीज़ों को दिखाया जाता है। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नित नए आविष्कार हो रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नई तकनीकें आ रही हैं, किसानों को कैसे अपनी क्या है कृषि कार्यों को किया जाना चाहिए ताकि उनकी लागत मूल्य में कमी आ जाए और उनके क्या है लाभ में वृद्धि हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ के चीज़ों को दिखाया जाता है। और आखिरी अब जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो है डिजिटल कृषि। डिजिटल कृषि क्या है, एक सामान्य शब्द है, कोई बड़ा वो नहीं है, बड़ा शब्द नहीं है। उसके तहत क्या है कि हम आईसीटी, हम कृषि क्षेत्र के लिए जिन सूचनाओं का, जिन डेटा का हम संग्रहण करते हैं ताकि हम कृषि के क्षेत्र में कुछ विकास कार्य कर सकें, तब उस कृषि को क्या बोला जाता है, डिजिटल कृषि बोला जाता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में सूचनाओं का संग्रहण करना, ठीक है, ताकि कृषि के क्षेत्र को विकसित किया जा सके, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सके। इन सब चीज़ों में तो जब डेटा का संग्रहण किया जाएगा, सूचना का संग्रहण किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसी का एक अल्टरनेट टर्म होता है साइबर कृषि। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। कौन सी कृषि, साइबर कृषि। ठीक है, साइबर कृषि। तो ये आपका क्या था, कल का प्रश्न था। चलते हैं आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है आपका कृषि सब्सिडी। ठीक है, अब कृषि सब्सिडी क्यों दी जाती है,
क्या उद्देश्य होते हैं उसके, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो कृषि सब्सिडी सामाजिक न्याय का लागू करने में सहायक होती है। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में वर्णित एक न्याय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों को वर्णन किया गया है। कौन कौन से? एक सामाजिक न्याय जो आपका लिखा हुआ है, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक है, यहाँ पे जो राजनीतिक न्याय है वो आपका कहाँ मिल जाता है? आपके फंडामेंटल राइट के रूप में मिलता है। पर सामाजिक और आर्थिक न्याय कहाँ पे मिलता है? आपको डीपीएसपी में मिलता है। ठीक है, और डीपीएसपी में जो चीज़ें वर्णित हैं उनको लागू करना, उनको क्या है, धरातल पर लागू करना, जनता तक उस चीज़ को, वर्णित चीज़ को लाभ पहुंचाना, ये किसका दायित्व होता है? सरकारों का दायित्व होता है, राज्य का दायित्व होता है। राज्य मतलब स्टेट, आर्टिकल 12 के अनुसार जो स्टेट होता है उसका दायित्व होता है। ठीक है, तो सरकार वही यहाँ करने का प्रयास कर रही है, सामाजिक न्याय लागू करने का प्रयास कर रही है। अगला आता है, भारत में अधिकांश किसानों की आय स्तर का काफ़ी कम है, जिसके कारण क्या होता है, वो आधुनिक कृषि आगतों को खरीद पाने में अक्षम होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अधिकांश हमारे यहाँ पे किसान क्या हैं? कौन से? लघु और मध्यम किसान है। कौन से? लघु और सीमांत किसान है, सॉरी, है ना, लघु और सीमांत किसान। लगभग कितने हैं ये? 85-86% है। अब ये जो किसान हैं इनकी आय बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम मतलब कि ये निर्वाह कृषि करते हैं और ये जो कृषि में जो निवेश की मांग होती है उस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ सहायता देने के लिए सरकार क्या करती है? सब्सिडी प्रदान करती है। तीसरा क्या है? एक बहुत बड़ा राजनीतिक सामाजिक मुद्दा है सब्सिडी, इसलिए कृषि सब्सिडी दी जाती है। राजनीतिक सामाजिक मुद्दा क्यों है? क्योंकि देखो, हमारे देश की लगभग 70% जनता कहाँ है? गांव निवास करती है, और गांव में अधिकांश लोग क्या है, अपने जीवन यापन के लिए किस चीज़ पर निर्भर है? कृषि कार्य है। मतलब अगर देश का पूरा टोटल वोट बैंक देखें तो 70% वोट बैंक कहाँ निवास रहता है? गांव क्षेत्रों में निवास रहता है। उसमें से डायरेक्टली 50% लोग क्या है, अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में जब देश की जनता का एक बड़ा भाग क्या है, कृषि कार्य पर निर्भर हो जाता है, तो ये एक राजनीतिक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो हर पार्टी क्या करती है, हर राजनीतिक दल क्या करता है, जो भी सत्ता में आता है, किसानों को लुभाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि कृषि सब्सिडी का प्रयोग फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिए भी किया जाता है। अब वांछित दिशा, सबसे पहले फसल का पैटर्न क्या है, उसमें फसल कौन सी सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है, उसका पैटर्न 1-2 साल तक क्या चलता है उसको देखा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, वांछित फसल का मतलब क्या होता है? हमको किस फसल की आवश्यकता है। जैसे इस पॉइंट को समझो कि आपके यहाँ 2015 में, आपके यहाँ मतलब हमारे देश में 2015 में क्या हुआ? पल्सेस क्राइसिस हुआ। कौन सा? पल्सेस, दालों की समस्या खड़ी हो गई, दालों की कमी हो गई। ठीक है, तो सरकार ने उस समय फसल प्रतिरूप को बदलने का प्रयास किया। कैसे? सब्सिडी और एमएसपी को बढ़ा करके, सब्सिडी दे करके, एमएसपी को बढ़ा करके सरकार ने क्या किया? दालों के उत्पादन में वृद्धि करवा ली, और आज भारत क्या है, दालों के उसमें आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, इस तरीके से वो किया जा सकता है। और अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि भारत में कृषि को विकास का इंजन माना जाता है। अगर आप कृषि क्षेत्र का विकास करते हैं तो आपका उद्योग क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र अल्टीमेटली विकसित होगा। ठीक है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? कृषि को विकास का इंजन कहा जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से क्या है, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होता है, और औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से क्या विकसित होता है? आपका सेवा क्षेत्र विकसित होता है। ये इसके उद्देश्य थे। पर ये जो कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं। नित्य प्रतिदिन नई समस्याएं उभर रही हैं। उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता वो है पर्यावरण को हानि। अब कृषि क्षेत्र में जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप उर्वरक के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, तो उर्वरक सस्ता हो गया। उर्वरक सस्ता होगा तो उसका किसान क्या करता है? अंधाधुंध प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि मृदा की जो मांग है, मृदा की मांग क्या है कि अगर आप मुझे में जितना ज़्यादा उर्वरक देंगे मैं उतना ज़्यादा उत्पादन दूंगी, क्योंकि मृदा में परिवर्तन हो चुका है, मृदा की प्रकृति में परिवर्तन हो चुका है लंबे समय तक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण। ठीक है, दूसरा जैसे क्या है, आप सिंचाई ज़्यादा करेंगे, आप क्योंकि बिजली बिल में क्या दी जा रही है? आपको छूट दी जा रही है, बिजली बिल में सब्सिडी दी जा रही है, तो आप सिंचाई ज़्यादा करेंगे। सिंचाई ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? जो आपका जल स्तर है, भूजल स्तर है, निरंतर गिरते जा रहा है। लोग, अगर आप आज की तारीख में देखेंगे, आप बुंदेलखंड, बघेलखंड और यहाँ पे चले जाएंगे मराठवाड़ा में, तो आपको क्या मिलेगा? लोग 600-700 फीट तक क्या है, गहरे गड्ढे करवा रहे हैं। मतलब भूजल स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं वहाँ पे क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपके रसायनों के प्रयोग से क्या है, फसली बीमारियां उत्पन्न होती हैं, नित नई। आपके मानवीय बीमारियां उत्पन्न होती हैं फसलों रसायनों के प्रयोग से, क्योंकि उन फसलों को आप खाएंगे, मनुष्य खाएगा, तो ठीक है, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
दूसरा क्या है, फसल पैटर्न विकृत हो गया है। फसल पैटर्न विकृत हो गया है मतलब अब गेहूं, और सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति के बाद के काल से ही हमने देखा कि सरकार ने सब्सिडी और एमएसपी जो सबसे ज़्यादा दिया वो किन फसलों के लिए दिया, गेहूं चावल के लिए दिया। मतलब यहाँ पे जो दलहनी और तिलहनी फसलें थी, सोयाबीन वगैरह था, बाकी जो फसलें थी वाणिज्यिक फसलें, इन सबको यहाँ पे क्या कर दिया गया, उपेक्षा की गई इनकी, एक तरीके से क्या किया गया, इनको नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हमारा फसल पैटर्न था, फसल प्रतिरूप था, वो गेहूं और चावल के अनुरूप ही बन के रह गया, बाकी फसलों की ओर हम कभी गए नहीं। ठीक है, तीसरी समस्या क्या है, वही हमने जो यहाँ पे पढ़ी हुई है, जो हमने पर्यावरण को हानि में पढ़ा, उसी वही पॉइंट यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि भाई आपने क्या कर दिया, बिजली में, विद्युत में अत्यधिक सब्सिडी दी। इससे क्या हुआ, किसान ने अंधाधुंध सिंचाई की। अंधाधुंध सिंचाई किसके तहत की, बाढ़ सिंचाई तकनीक के तहत, बाढ़ सिंचाई, ठीक, बाढ़ सिंचाई के तहत। ठीक है, उससे क्या हुआ, जल का अतिदोहन हुआ। जल का अतिदोहन से क्या हुआ, भूजल स्तर आपका कम हुआ। अगली जो समस्या आती है यहाँ पे वो क्या है, उर्वरक वाली समस्या। हमने वापस वही पॉइंट आ गया, उसको फिर से देख लेते हैं। खैर क्या हुआ, अब उर्वरक में सब्सिडी देंगे तो किसान क्या करता है, उसका असंतुलित प्रयोग करता है। असंतुलित प्रयोग करता है तो क्या होता है, एनपीके का बैलेंस बिगड़ जाता है। एनपीके क्या है आपका, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है आपका। इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता कम होती है। और अगला क्या है कि इन सब्सिडियों से कृषि की अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश भी हतोत्साहित होते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए कि अगर सरकार जो है एक बड़ा अमाउंट सब्सिडी के क्षेत्र के रूप में कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा अमाउंट अगर कृषि आगतों में खर्च कर रही है, काहे में, आपका बीज में, उर्वरक में, विद्युत में, इन चीज़ों में अगर खर्च कर रही है, और जो कृषि ऋण माफ़ी में या फिर कृषकों को दी जाने वाली ब्याज में सब्सिडी दे रही है, तो अगर इन चीज़ों में खर्च करेगी तो सरकार के पास सीधी सी बात है, कृषि अवसंरचना विकास के लिए पैसा क्या पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। कृषि अवसंरचना विकास मतलब वहाँ पे परिवहन सुविधाओं का विकास करना है, भूमि सुधार कार्य करने हैं, वहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगाना है, कोल्ड चेन का विकास करना है, शीत प्रतिशत ग्रहों का विकास करना है, गोदामों को बनाना है, ठीक है, भंडार ग्रहों को बनाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा क्या है, वहाँ पे कम पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका निवेश उस क्षेत्र में हतोत्साहित होगा, उस चीज़ को विकास नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली परंपरागत कृषि आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इसका सुझाव दिया जाता है। क्या सुझाव इसका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इंट्रो बनाया गया है, इस इंट्रो का आप प्रयोग कर सकते हैं। कहीं और सुविधा अनुसार अगर किसी टॉपिक में पड़ता है काम तो वहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हो कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ, यहाँ तो उत्पादकता बढ़ी रही, उसके साथ साथ ये सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, अतः इसे समाप्त करने के बजाय कुछ पॉइंट उठते, देखो आप बीच बीच में ये डिबेट सुनते रहते हैं कि क्या कृषि सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट उठता रहता है, तो उसका उत्तर आप इन सुझावों के माध्यम से दे सकते हैं। तो हमने बताया कि भाई ये सामाजिक न्याय का, खाद्य सुरक्षा का, ग्रामीण विकास का, आजीविका सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा उपकरण है, इसलिए इसको समाप्त करने की बजाय इसका क्या किया जाना चाहिए, युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण क्या किया जाना चाहिए, प्रबंधन किया जाना चाहिए। ठीक है, युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण प्रबंधन कैसे होगा उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको लक्ष्योन्मुख बनाओ। लक्ष्योन्मुख बनाओ मतलब एक जो उचित लाभार्थी है उस तक ही पहुंचना चाहिए, लीकेज समाप्त होना चाहिए। ठीक है, उचित लाभार्थी हो और उस लीकेज तक समाप्त हो, ये दोनों चीज सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए जेम ट्रिनिटी का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी, जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, लक्षित समूह को सब्सिडी समयबद्ध तरीके से मिले। ठीक है, आप जिसको भी सब्सिडी दे रहे हैं, जो कृषक पर उसको अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो समयबद्ध तरीके से, मतलब अगर उसको रबी के सीजन में सब्सिडी की आवश्यकता है, रबी सीजन की बुआई के पहले अगर बीज खाद उर्वरक के लिए आवश्यकता है उसको, तो आप उसी सीजन में जब वो अप्लाई करें उस समय सीजन में मिल जाए। ऐसा नहीं कि रबी की बुआई के बाद उसको क्या है सब्सिडी आप क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उसको दिक्कत जाती है। तीसरा, सब्सिडी की राशनिंग करके अधिकतम मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। अब ये एक बहुत सही पॉइंट है। अब आप सामने वाले को क्या सब्सिडी कितनी भी मात्रा में दे रहे हैं, कितनी भी मात्रा में दे रहे हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई मध्यम किसान है, बड़ा किसान है, उसको आप क्या है 10,000, 20,000, 50,000 की सब्सिडी दे देते हैं। नहीं, इस सब्सिडी की राशनिंग की जानी चाहिए, एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाना चाहिए कि भाई जो लघु सीमांत किसान है उसको मात्र 2,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो मध्यम किसान है उसको मात्र 3,000 या 4,000 जो भी है, इस तरीके से राशनिंग की जानी चाहिए कि इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सब्सिडी दी जा रही है उस क्षेत्र में उसका वो अनुकूलतम दोहन चालू करेंगे, अनुकूलतम प्रयोग चालू करेंगे कृषक वर्ग। ठीक है, तो ये हुआ राशनिंग की जाए।
और क्या है, लीकेज बचाव हेतु जो हमने ऊपर पॉइंट देखा कि डीबीटी और जैम का प्रयोग करो, हमने ऊपर जो पॉइंट देखा आपका यहाँ पे उस लीकेज कम करने के लिए हमने जैम का देखा था, जैम ट्रिनिटी का प्रयोग करिए और डीबीटी का प्रयोग करिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है आपका, ठीक है। और क्या है, सब्सिडी के पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति जागरूकता लाना चाहिए। हमने सब्सिडी के जो पर्यावरणीय प्रभाव देखे थे, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके प्रति सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किसानों के मध्य क्या लाइए आप, वो लाइए, जागरूकता लाइए, ताकि उसके प्रति वो क्या हो, अवेयर हो, ठीक है, और विदोहन ना करे संसाधनों का। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके माध्यम से, ग्राम सेवक एक पद होता है ग्राम सेवक का, उसके माध्यम से इस सब कामों को क्या है, किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे जो एक पॉइंट है, ये बहुत सही पॉइंट है, सुझावों में सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि सब्सिडी को धीरे धीरे कम करके कृषि अवसंरचना क्षेत्र में क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। अब आप जो सब्सिडी दे रहे हैं किस क्षेत्र में, उर्वरकों के लिए, और आपका जो वो है बीज के लिए, खाद के लिए, ठीक है, और इसके अलावा क्या किस चीज़ के लिए दे रहे हैं आप, जो कृषि ऋण होता है उसमें ब्याज जो आती है उसके लिए, कृषि ऋण के डायरेक्ट जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, इस क्षेत्र में सब्सिडी कम करते हुए उसको जो यहाँ से पैसा बचे उसको कहाँ निवेश करना चाहिए, कृषि अवसंरचना में निवेश करना चाहिए। कृषि अवसंरचना मतलब सिंचाई के साधनों का विकास हो, वेयर हाउस का विकास हो, कोल्ड चेन का विकास हो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लागू हो, चालू हो, वहाँ पे परिवहन सेवाएं विकास हो, ठीक है, खेत को सड़क से जोड़ा जाए, बाजार से जोड़ा जाए, विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाए, उपार्जन व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये सब चीज़ें की जानी चाहिए अवसंरचना निवेश में माध्यम से, ठीक है। और इसके अलावा अगला सुझाव कि कृषि सब्सिडी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से प्रेरित ना हो। हमने एक पॉइंट देखा था, कृषि में क्या है, कृषि सब्सिडी जो दी जाती है वो एक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है, तो प्रयास किया जाना चाहिए कि ये ऐसा ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो 2 सब्सिडी दी जाती हैं, हमने क्या देखते हैं, उपयोगिता के आधार पर सब्सिडी देख रहे थे, कृषि सब्सिडी देख ली हमने। सब्सिडी 2 प्रकार की होती है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है, सब्सिडी 2 प्रकार की होती है, हमने कल पढ़ा था। एक तो क्या है, ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जा रहा है उसके आधार पर तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती है, एक उपयोगिता के आधार पे उपयोग कहाँ किया जा रहा है, जैसे कृषि हो गई, खाद्यान्न हो गया, इसके अलावा अन्य जो सेक्टर होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ये सब। तो इसमें जो हम देखते हैं, अभी कृषि सेक्टर देखा हमने, अब आते दूसरा खाद्यान्न सब्सिडी। खाद्यान्न सब्सिडी जो दी जाती है उसका सिर्फ एक माध्यम वो क्या है, पीडीएस के तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान होती है, जिसको कोटा वगैरह बोलते हैं, तमाम ये सब दुकानें जो होती हैं सहकारी समिति वाली जो चलती हैं, उसके माध्यम से दिया जाता है, जहाँ से 2 रुपये 3 रुपये में आपको अनाज मिलता है, ठीक है। इसके तहत क्या है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है सब्सिडी के माध्यम से। देश में दी जाने वाली सब्सिडी जो सबसे ज़्यादा हो खाद्यान्न सब्सिडी है। टोटल सब्सिडी का 57% कहाँ दिया जाता है, वो आपको खाद्यान्न सब्सिडी में दिया जाता है। तीसरा आता है आपका पेट्रोलियम सब्सिडी। पेट्रोलियम सब्सिडी क्या है, आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी इन सब में दी जाती है। वैसे इनमें क्या आजकल धीरे धीरे कम करती जा रही सरकार, तो कोई महत्व है नहीं इनका, ठीक है। तो ये क्या था, आपका सब्सिडियाँ थी। अब आगे चलते हैं, सब्सिडियों के 2 प्रकार और देख लेते हैं, उसमें क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले मेरिट सब्सिडी क्या होती है और गैर मेरिट सब्सिडी क्या होती है। देखो, मेरिट सब्सिडी सबसे पहले समझते हैं कि सब्सिडी का वह रूप जो दिए जाने पर जिससे क्या होता है, आपको सामाजिक लाभ प्राप्त होता है, मतलब समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे वही हमने चीज़ लिखी हुई है कि वह सब्सिडी जिससे समाज को प्राप्त होने वाला सामूहिक लाभ होने वाले कुल खर्च से अधिक होता है। मतलब सरकार जितना भी खर्च कर रही सब्सिडी में, वो खर्चा प्राप्त होने वाले लाभ के कंपेयर में क्या होता है, कम माना जाता है, ठीक है। मतलब सब्सिडी का वह रूप जिससे क्या होता है, बड़े स्तर पर सामाजिक वर्ग को लाभ होता है, ठीक है। जैसे सरकार अगर शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है सब्सिडी दे रही है, तो उससे बड़े सामाजिक वर्ग को लाभ प्राप्त होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, मेरिट सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, गैर मेरिट सब्सिडी। गैर मेरिट सब्सिडी मतलब सब्सिडी का वह रूप जिससे व्यक्तिगत लाभ अधिक होता है। सब्सिडी का वह रूप जिसमें व्यक्तिगत लाभ केंद्रित होता है, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें कि इस सब्सिडी से लाभ व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त होता है, जिसका खर्च क्या है, समाज द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। ये फायदेमंद के ना होकर समाज के लिए फायदेमंद नहीं होती है, व्यक्ति विशेष के लिए फायदेमंद होती है। ये समाज के लिए फायदेमंद होती है, ये व्यक्ति विशेष के लिए फायदेमंद होती है। इसका जो खर्चा समाज द्वारा वहन किया जाएगा, इसका भी खर्चा समाज द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना आवश्यक चीज़ क्या है कि इसमें दोनों में से लाभदायक कौन सी होती है। तो देखो, मेरिट सब्सिडी पूरे समाज के लिए लाभ है, जिसमें से आप शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर कर सकते हैं। ये क्या होती है, ज़्यादा लाभदायक होती है। जो सब्सिडी के क्षेत्र में टोटल सुझाव दिया जाता है, सब्सिडी के क्षेत्र में सुझाव जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें जो टोटल सुझाव दिया जाता है, उसमें सबसे मेन पॉइंट जो बताया जाता है क्या होता है, वो कि गैर मेरिट सब्सिडी को कम किया जाए और मेरिट सब्सिडी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, सब्सिडी के प्रभाव देखते हैं, सब्सिडी की चुनौतियां या समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या थी, राजकोषीय घाटा बढ़ता है सरकार का क्या है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है क्योंकि सब्सिडी इतनी ज़्यादा दी जा रही है। अब सरकार का राजकोषीय घाटा क्या होता है, सामान्य शब्दों में समझ लो कि आपने या सरकार ने क्या है साल भर में जितनी कमाई कर रही है, साल भर में जितना खर्चा कर रही है, ठीक है। मान लो सरकार की कमाई जो है, राजस्व एकत्रण जो है, जो भी है, कितना है आपका, सरकार का 1000 करोड़ रुपए साल भर का, और सरकार खर्च कितना कर रही है, 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है साल भर में। तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 100 करोड़ का। तो सरकार का राजकोषीय घाटा कितना हो गया, 100 करोड़ का। ये सामान्य शब्दों में समझने के लिए, परिभाषा के रूप में हम जब बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। इससे क्या होता है, हमारी जो वैश्विक रेटिंग है, हमारी जो भुगतान क्षमता, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला है सब्सिडी का भार करदाता पर पड़ता है। अब सीधी सी बात है, जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो उसकी सरकार भरपाई करना चाहेगी, और वो भरपाई कैसे होगी, जनता से होगी। कैसे होगी, जनता से कर लगा के, या तो नए कर आरोपित किए जाएंगे या फिर पुराने करों की दरों में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो ये जाता है। अगला जो समस्या आती है वो क्या आती है, सब्सिडी कारण अवसंरचना खर्च क्या होता है। हमने ये जो पॉइंट कृषि में डिस्कस किया था, वही पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर आप क्या है गैर मेरिट सब्सिडी ज़्यादा देंगे, गैर मेरिट सब्सिडी अगर आप ज़्यादा वितरित करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, मेरिट सेक्टर के लिए क्या है, अब वो क्या है, खर्च जो कोष है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। अब संरचना विकास के लिए खर्चा क्या है, कम होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका सामाजिक कल्याण अवरुद्ध होता है, ठीक है। अगला जो समस्या जाती है वो क्या जाती है, सब्सिडी कारण वस्तुओं के अनावश्यक उपभोग को बढ़ावा मिलता है। अब आपने देखा, जैसे उदाहरण यहाँ पे उर्वरक लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि उर्वरक के लिए सरकार क्या है, बहुत सारी सब्सिडी देती है, उससे क्या है, किसान को उर्वरक सस्ता पड़ता है। इससे कारण क्या है, वो उसका अंधाधुंध प्रयोग करता है, मतलब उपभोक्तावादी संस्कृति को यहाँ पे क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। अगला है बाजार के कारण, सब्सिडी कारण बाजार में तरलता बढ़ती। अब सरकार क्या है, डायरेक्ट क्या है, सब्सिडी के रूप, सब्सिडी मतलब क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे सरकार मौद्रिक सहायता दे रही है, लोगों को खाते में पैसा जा रहा है किसी न किसी रूप में यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। अगर डायरेक्ट सब्सिडी है तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी मतलब लोगों के पास खूब सारा धन हो गया, बाजार में तरलता बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, मतलब उनकी क्रय शक्ति या क्रय क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और क्रय शक्ति में वृद्धि होने का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, मुद्रास्फीति की दर पर पड़ता है, ठीक है। क्रय शक्ति जैसे ही बढ़ेगी, मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो समस्या है वो क्या है कि प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण हेतु वित्तीय समावेशन एक बड़ी चुनौती बना हो। देखो, अगर प्रत्यक्ष सब्सिडी बोला जाता है, सरकार, हमने ऊपर समाधान पढ़ा हुआ है कि प्रत्यक्ष सब्सिडी की मात्रा में वृद्धि की जाए, लेकिन उसमें समस्या क्या आती है, प्रत्यक्ष सब्सिडी का जो पूरा सिस्टम है वो किस पे आधारित है, इंटरनेट आधारित है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट या टेली डेंसिटी दोनों ही क्या है, इंटरनेट डेंसिटी और टेली डेंसिटी, ठीक है, दोनों ही क्या है, बहुत कम है। तो ये उसमें क्या है, समस्या है। अब इसके देखते हैं समाधान क्या है, सुझाव क्या है। तो वही हमने पॉइंट जो ऊपर डिस्कस किया था वही पॉइंट यहाँ लिखा हो, गैर मेरिट सब्सिडी को कम करो, मेरिट सब्सिडी को बढ़ाओ ताकि अब संरचना विकास हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष सब्सिडी, तो इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तीसरा क्या है, अंतिम वस्तु सेवाओं पर ही सब्सिडी दी जानी चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, समय आधारित समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या सब्सिडी की आवश्यकता अभी भी है, ठीक है। जिस सेक्टर में सब्सिडी दी जा रही है, खाद्यान्न के सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में, पेट्रोलियम के सेक्टर में, ठीक है, इन सब सेक्टर में क्या है, लगातार समीक्षा होनी, जैसे बोला जाता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि भाई जिनको आवश्यकता उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। वही चीज़ सब्सिडी की भी समीक्षा होनी चाहिए कि जिन तक पहुंचना चाहिए था उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और क्या अभी भी आवश्यकता है, ठीक है। इस चीज़ को वहाँ पे किया जाना चाहिए। तो ये पूरा क्या था, आपका सब्सिडी था, जिसमें हमने सुझाव आदि देखे। अब चलते हैं आज के आपके प्रश्न में। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें से 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, जिसको वहाँ पे चेक कर दिया जाएगा। अगर आपका उत्तर सही रहेगा तो यहाँ लेक्चर में डिस्प्ले भी कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न रहेगा आपका कि कृषि क्षेत्र में अप्रत्यक्ष अर्थ सहाय में प्रत्यक्ष अर्थ सहाय में क्या परेशानियां हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो डायरेक्ट सब्सिडी जाती है उसमें क्या परेशानियां हैं, इस चीज़ को बताइए। ये 2017 का मेंस का प्रश्न है, 6 नंबर का। आपके लिए 5 नंबर का है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है नए पैटर्न के अनुसार, ठीक है। ये पुराना प्रश्न आया हुआ है। तो आज का आपका लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।